हाय गाइस, ये है लेक्चर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको लोग जीओसी भी बोलते हैं। और इसमें जो कि नाम में लिखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ जनरल सी बातें इसमें हम करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं लोगों के पास, उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं शॉर्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और को लिखता हूँ। सो इफ़ेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेनली 4 टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स। सेकेंड टाइप का जो इफ़ेक्ट है वो होता है स्टेरिक इफ़ेक्ट्स। थर्ड टाइप का इफ़ेक्ट होता है जिसको बहुत ही कम पढ़ते हैं लोग, सॉल्वेशन इफ़ेक्ट। और जो चौथे टाइप का इफ़ेक्ट है वो है चिलेशन इफ़ेक्ट। सो मेन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इन 3 इफ़ेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो चौथा इफ़ेक्ट है वो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, एसिड बेस एट्सेट्रा, तो उसमें ये यूज़ होता है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको इन 3 कॉन्सेप्ट्स पर, इन 3 इफ़ेक्ट्स पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। ये ही मेजरली बहुत ही इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से समझाने के लिए। फर्दर ये इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स हैं, ये 2 तरह से अप्लाई होते हैं। या तो ये अप्लाई होंगे थ्रू बॉन्ड्स के, या ये अप्लाई होते हैं थ्रू स्पेस। थ्रू बॉन्ड्स और थ्रू स्पेस, जैसे कि नाम में है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट, यानी इसमें क्या होना है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होना है। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उनको कोई पुल करने वाला होगा, कोई पुश करने वाला होगा, इस टाइप के इफ़ेक्ट्स होंगे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं, या तो वो थ्रू बॉन्ड्स के जा सकते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू जा सकते हैं, या वो जो इफ़ेक्ट है वो स्पेस के थ्रू भी हो सकता है। अब जो थ्रू बॉन्ड्स है, इसमें फर्दर 2 टाइप के चीज़ें हैं। एक होते हैं वो इफ़ेक्ट्स जो कि परमानेंट रहते हैं, और एक वो इफ़ेक्ट्स जो कि टेम्परेरी होते हैं। जो ये परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं उनमें आता है आपका फर्स्ट इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सेकंड मेसोमेरिक, या फिर रेजोनेंस भी बोल देते हैं इसको। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में, बट डिफरेंस होता है। थर्ड जो होता है वो उसको बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। और फोर्थ जो इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। मेनली 4 इफ़ेक्ट परमानेंट इफ़ेक्ट्स में आते हैं। जो टेम्परेरी इफ़ेक्ट है उसको हम बोलते हैं, इसमें एक ही इफ़ेक्ट होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इन 4 में ये जो पहला है इंडक्टिव, वो वीक होता है, और ये जो 3 हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भी याद रखना। फिर जो दूसरी कैटेगरी है थ्रू स्पेस, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारे आते हैं फील्ड इफ़ेक्ट्स। ये भी एक वीक टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं, वीक होते हैं। जनरली जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है और फील्ड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक साथ पढ़े जाते हैं, तो इसमें लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों वीक होते हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। पर ज़्यादातर जगह पे जहाँ भी आप देखोगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से कुछ एक्सेप्शंस अराइज हो रहे होंगे,
तो वो एग्जैक्टली एक्सेप्शंस नहीं होते, वो एक फील्ड इफेक्ट का एक टाइप होते हैं। तो उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में फर्दर पढ़ेंगे। फिर आता है आपका स्टैटिक इफ़ेक्ट्स। इसमें फर्दर 2 टाइप हैं, एक SIR इफ़ेक्ट होता है, एक SIP इफ़ेक्ट होता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हम कभी कभी टुगेदर ऑर्थो इफ़ेक्ट्स भी बोलते हैं। सॉल्वेशन इफ़ेक्ट हम आने वाली वीडियोस में जब, क्योंकि ये अलग से कोई इफ़ेक्ट नहीं है, सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक है या एप्रोटिक है, उस हिसाब से चीज़ें बदलने लग जाती हैं, तो इसको तभी देखेंगे। और चिलेशन इफ़ेक्ट मैंने बताया था कि ये ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब हम एप्लीकेशंस देख रहे होते हैं कि लाइक जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन कर लेता है, तो इस टाइप से ये आगे हम देखेंगे। अभी इतना वरी इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स। उसके अंदर भी हम थ्रू बॉन्ड्स एंड परमानेंट में इंडक्टिव। सो मेनली हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो ये हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कैसे हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। सो हेडिंग डालते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। काफ़ी बेसिक सा इफ़ेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं इसको लेके। बहुत सारी चीज़ें जो गलत पढ़ाई जाती हैं, गलत पढ़ी हुई हैं, उन सबको क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जनरली लोगों को लगता है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ़ेक्ट, जो कि ठीक है, सच है, पर शायद उतना डिटेल में नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ़ेक्ट होता है ये, पर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करती। उसके लिए बेसिक से एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमें पता है 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। मेनली तो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो पोलर होंगे या वो नॉन पोलर होंगे, राइट। पोलर जैसे कि एग्जांपल H2O, इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, तो इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, एक परमानेंट डाइपोल है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, परमानेंट डाइपोल, तो हम बोलते हैं ये पोलर है। नॉन पोलर जैसे कि ये हो गया Br2, Cl2, O2 एट्सेट्रा, ये सारे नॉन पोलर होते हैं क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई डाइपोल नहीं बनेगा, डाइपोल नहीं बनेगा तो ये नॉन पोलर होते हैं। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये हमें पता है कि नॉन पोलर होते हैं, कि कैसे भी तरह से, किसी भी तरह से, कैसे भी करके हम इन जो नॉन पोलर हैं इसमें हम पोलैरिटी इंड्यूस कर सकते हैं क्या? लाइक वी नो दैट Cl2 and Br2 are non-polar. So can we induce the polarity in non-polar compounds? So the answer is yes, we can. कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इस पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर में मिक्स कर दो, तो होगा क्या, जैसे कि Br2 था इनिशियली, जिस पे कोई पार्शियल नेगेटिव कोई पार्शियल पॉजिटिव नहीं था। ये वाटर था जिस पे पहले से एक परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट था। इस पे कोई डाइपोल नहीं, इस पे 0 चार्ज है अभी इनिशियली। ओके, अब क्या किया हमने, इनको एक सेम कंटेनर में रख दिया, तो क्या होगा, ये चूँकि थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी बॉन्ड के सेंटर में, ये इससे रिपेल करके थोड़ा इस ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे होगा क्या, ये वाला जो ब्रोमीन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो इससे इस वाले ब्रोमीन के मुकाबले, क्योंकि ये नेगेटिव डेंसिटी इसके पास आ रही है, तो होगा क्या, अब Br जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, ये इंट्रैक्शन शुरू हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ, हमने एक नॉन पोलर कंपाउंड में एक पोलर कंपाउंड की हेल्प से हमने उसमें एक पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल।
क्योंकि एक ऑलरेडी एक कंपाउंड था हमारे पास जो कि पहले से जिसमें डाइपोल था, उसकी हेल्प से हमने एक नॉन पोलर कंपाउंड में डाइपोल इंड्यूस किया है, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। सेम सिनेरियो को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। यहाँ हम चलो 2 एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये आपके पास एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक आपके पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। हमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, सो वी नो दिस इज पोलर बॉन्ड एंड दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो ये पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है कार्बन से। इस पर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। इन दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो। इनके पास हाइड्रोजन भी होंगे, अभी फॉर टाइम बिंग हम हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड को स्टडी कर रहे हैं। सो जब ये दोनों अलग अलग हैं तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। अब क्या किया हमने, इसको एक ही कार्बन चेन में फिट कर दिया। सपोज ये 2 कार्बन थे ही पहले, अब इसको इस कार्बन को हमने इस सी के साथ लगा दिया। अब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। वी नो ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हुई इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये अब क्लोरीन से तो ले नहीं सकता क्योंकि उससे वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये जो पीछे है जो कार्बन है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। तो क्लोरीन ने इससे खींचे इलेक्ट्रॉन्स को, इस कार्बन ने ये जो कार्बन है इसने इससे खींचे इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन ने जितने खींचे इससे, ये उतने इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं खींच सकता, थोड़े से कम ही खींचेगा। तो हमने डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यानी इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो थोड़ा सा इसके मुकाबले कम होगा। ये अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये भी खींचेगा, तो ये ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा। अब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, इनिशियली ये जो सी सिंगल बॉन्ड सी था इधर, ये नॉन पोलर था। जैसे ही पोलर ग्रुप को हमने इसमें अटैच किया, इसके ऊपर जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड हो गई, और ये जो हुआ है वो थ्रू बॉन्ड हुआ है, ये थ्रू बॉन्ड्स के हुआ है। तो इस टाइप के इफ़ेक्ट्स को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स। सो एक पोलर ग्रुप की वजह से एक नॉन पोलर ग्रुप का पोलराइज हो जाना, इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। सो फॉर मोर क्लैरिटी मैं इसको एक बार और बनाता हूँ। ये डेल्टा नेगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डबल डेल्टा पॉजिटिव, ये ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। इसमें ये जो बॉन्ड है इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो परमानेंट डाइपोल ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये तो ऑलरेडी पोलर था। नॉन पोलर में भी एक पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। दिस इज़ नॉट इंडक्टिव इफेक्ट बट दिस इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। सो मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूँ कि इज CH3Cl having inductive effect? क्या CH3Cl के पास इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या ये शो करेगा? तो आंसर इज यस। कैसे? अब मान लो यहाँ क्लोरीन ना होता तो क्या होता, हाइड्रोजन होता। ठीक है, और इसको भी बना लेते हैं क्लोरीन को। यहाँ सारे जो बॉन्ड हैं वो नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर है एक। लेकिन यहाँ क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में डिफरेंस है तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब इस डेल्टा पॉजिटिव के चक्कर में, इस डेल्टा पॉजिटिव के आने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। यानी पहले ये जो बॉन्ड्स थे वो नॉन पोलर थे, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं तो हम बोलेंगे नॉन पोलर थे।
लेकिन अब क्या है, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, किस वजह से? इस पोलर ग्रुप की वजह से। तो यस, इट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या HCl, क्या ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, क्या इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट है? तो आंसर इज़ नो। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड है जो कि पोलर है, परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है दूसरा, कोई नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है। कंडीशन क्या थी इंडक्टिव इफेक्ट की? कि कोई पोलर बॉन्ड हो, ठीक है, पर नॉन पोलर बॉन्ड भी होना चाहिए जो कि पोलर बन चुका है। इसमें तो बॉन्ड ही एक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोलेंगे इस चीज़ को हम। एक और चीज़ इसमें मैं बताना रह गया कि ये मैंने जैसे कि बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की खींचातानी है वो थ्रू बॉन्ड्स हो रही है। तो थ्रू बॉन्ड्स हो रही है तभी हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं। जो कि मैंने एग्जांपल लिया था Br2 और H2O का, ये वाला। इसमें क्या है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की खींचातानी हो रही है, पर इसमें कोई बॉन्ड के थ्रू नहीं हो रही, ये स्पेस के थ्रू आ रही है। तो ये स्पेस के थ्रू हो रही है, तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट तब बोलेंगे जब वो बॉन्ड्स के थ्रू होती है। ये बात बतानी रह गई थी। फर्दर अब हम आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स में। तो इसमें हमें पता है 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। सो एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे आप समझिए कि एक कार्बन चेन है जिससे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, एक इधर कोई कार्बन चेन है, इससे भी कोई एक ग्रुप लगा हुआ है। कंडीशन क्या है कि ये जो ग्रुप है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस ग्रुप की वो ज़्यादा है कार्बन से। इधर क्या है, जो ये ग्रुप है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है कार्बन से। तो जब इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो ये क्या है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। तो इस ग्रुप के ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। लेकिन ये कार्बन है इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इसके पास पॉजिटिव आएगा तो ये जो पॉजिटिव है वो फर्दर बढ़ता, थोड़ा कम होता जाएगा थ्रू द कार्बन। अब ये जो है इसमें क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो ग्रुप से कार्बन की तरफ होगा, तो ये जो ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऐसे ये नेगेटिव चार्ज भी ऐसे कम होता जाएगा। थ्रू बॉन्ड से क्या है, ये पूरी चेन में फैल जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, तो इस टाइप के ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और ये इस वाले ग्रुप को देखें तो ये क्या है, एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है कार्बन चेन की तरफ। तो इसको इन टाइप के ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, शॉर्ट में ETG और EWG भी बोल देते हैं। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो खींच रहे हैं इनको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई ग्रुप्स बोलते हैं, और ये जो इफेक्ट लग रहा है इसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट्स को, चूँकि जो ग्रुप लगने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है कार्बन चेन में, इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब इसके बाद एक मैं छोटा सा अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे CH3 है, ये प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, कैसे डिसाइड करेंगे हम? और ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई है माइनस आई है? तो आई नो मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि प्लस आई है, बट हम नहीं बोल सकते इसको कि प्लस आई है माइनस आई। कोई सा भी ग्रुप कुछ भी एक्ट कर सकता है, वो प्लस आई की तरह भी एक्ट कर सकता है, माइनस आई की तरह एक्ट कर सकता है। अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे कि अगर ये है C11C CH3 और एक एग्जांपल है CH3O-। इधर ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो आई होप इतना बेसिक नॉलेज आपको होगा कि ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, वो परसेंटेज S करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा परसेंटेज S करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और परसेंटेज S करेक्टर sp कार्बन में ज़्यादा होता है देन sp2 देन sp3। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 फिर sp3। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाले कार्बन, इस वाले कार्बन की ज़्यादा है तो ज़्यादा खींचेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वाले केस में जो मिथाइल है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है डोनेटिंग की तरह, एक डोनेटिंग ग्रुप की तरह कर रहा है। लेकिन अगर इधर बोलूँ
ये जो O नेगेटिव है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये और नहीं खींचना चाहेगा, तो ये क्या है, ये डोनेट करेगा O नेगेटिव इसको, मिथाइल को। तो इस केस में अगर देखा जाए तो मिथाइल क्या है, विदड्रॉइंग की तरह वर्क कर रहा है। सो कोई भी ग्रुप डोनेटिंग भी हो सकता है, विदड्रॉइंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ अटैच्ड है। सो फर्दर वही क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप कब कैसे एक्ट करेगा, तो हम इसमें एक रेफरेंस मानते हैं, और जो रेफरेंस होता है वो होता है हाइड्रोजन। हम मानते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है आप उसको ज़ीरो कंसीडर कीजिए, और इसके रेस्पेक्ट में अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन मान लो इधर है, तो इससे अगर इधर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की कम है तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। लेकिन क्या है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने एक अलग एक और स्टैंडर्ड बनाया जो कि है कार्बन sp3, कि हम बोलते हैं कि जो कार्बन sp3 कार्बन है उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, उसको जीरो मान लो, उसके रिस्पेक्ट में चेक करो। अब आई नो ये थोड़ा ऊपर से जा रहा हुआ, डायरेक्ट हम एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि लाइक मेरे को बताओ, जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ CCCCl, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव, ये जो मैं रिप्रेजेंट किया है, क्या ये तरीका सही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का? अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो तरीका है वो गलत है, रॉन्ग है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और गलत क्या है इसमें? गलत है ये डेल्टा नेगेटिव। ये बात सच है कि डेल्टा नेगेटिव आएगा, लेकिन हम डेल्टा नेगेटिव की जगह हमें लिखना चाहिए डेल्टा डैश नेगेटिव, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव अगर सेम हो गए तो ये इधर ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इधर तक तो हमारी जो चार्ज है वो फैलेगा ही नहीं, तो ये और ये कभी सेम नहीं हो सकती। तो पर सेम क्या होगा, अगर हम ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव प्लस डबल डेल्टा पॉजिटिव प्लस सिंगल डेल्टा पॉजिटिव इन सबको ऐड कर दें तो ये डेल्टा डैश नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। जो मैंने बताया कि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो गए तो ये दूसरे को लाइक जितना इसने खींचा उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आगे तो हम ये खींच ही नहीं सकता है और उस इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये ट्रू नहीं है। पर इजी लिखने के लिए हम क्या है डेल्टा नेगेटिव ही लिखते हैं, डेल्टा डैश नेगेटिव नहीं लिखते। बट ये अंडरस्टूड होता है कि इन सब का अगर हम सम कर देंगे इन सब का तो उतना ही आएगा जितना वो डेल्टा डैश नेगेटिव है। सो अब हम पढ़ते हैं प्लस आई ग्रुप्स के बारे में, कौन कौन से हमें कैसे पता चले कौन कौन से प्लस आई हैं कौन कौन से माइनस आई हैं। तो कुछ पहचानने की तरीके हैं। पहली चीज़, अगर किसी के पास एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो, एग्जाम्पल के तौर पे वो माइनस हुआ, NH माइनस हुआ, एट्सेट्रा SH माइनस हुआ, ये सब क्या एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो ये प्लस आई ग्रुप के अंडर लाई करेंगे। दूसरा टाइप पहचानने के जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स, उनको हम जनरली पॉजिटिव प्लस आई ग्रुप्स कंसीडर करते हैं। ठीक। दूसरा जो तीसरा जो तरीका है, जो भी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, कौन कौन से, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, वो भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कंपैरिजन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बट पहले ये जान लो कौन कौन से प्लस आई इफेक्ट होते हैं कौन कौन से नहीं होते। और जो चौथा एंड लास्ट है वो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैन कार्बन। जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, जैसे कि अगर कार्बन से जुड़ा हुआ हो SiR3 ग्रुप, तो ये भी प्लस आई की तरह एक्ट करेगा। मैग्नीशियम R ग्रुप, ये भी ऐसे ही एक्ट करेगा। तो ये सारे प्लस आई ग्रुप्स के टाइप्स हैं कि इस तरह के टाइप हो सकते हैं प्लस आई ग्रुप्स के। सो अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। तो
इसमें मैं एग्जांपल्स की हेल्प से समझाना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोल दिया, आपके पास ए है CH3, बी है CH2 CH3, तो इन दोनों में से किसका प्लस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा? सो ऑब्वियस सी बात है बी, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा डोनेशन होगा, तो बी वाले का प्लस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा ए वाले से। इससे हमें क्या पता चलता है, जो प्लस आई इफ़ेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन्स के। नोट दैट पॉइंट। सेकंड एग्जांपल, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। सो डिस्टेंस दूसरा फैक्टर है, इसको कंपेयर, जो कि हमें ग्रुप्स के कंपैरिजन्स को कंपेयर करने में हेल्प करे। और जो तीसरा चीज़ है वो है लाइक, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक मैं दे दूँगा आपको, ये बी अगर ये आ जाए, सी अगर ये आ जाए, तो इनमें किसका प्लस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा? सो इसमें याद रखना है हमें कि जो प्लस आई इफ़ेक्ट होता है वो ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होंगी उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफ़ेक्ट होगा। तो सी वाले में ज़्यादा ब्रांचिंग है, सो सी, देन बी, देन ए। सो इससे क्या पता चला हमें कि प्लस आई इफ़ेक्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इधर भी लिख लेते हैं जो प्लस आई इफ़ेक्ट है, या इसमें जनरली प्लस आई ही नहीं, जितना भी प्लस आई हो या माइनस आई हो, दोनों ही डिस्टेंस के इन्वर्सली होते हैं, दोनों ही कम होते हैं डिस्टेंस बढ़ाने पे। ठीक, ये तो एग्जांपल्स हुए कि जब तीन इफेक्ट इंडिविजुअली लग रहे हों, पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें तीनों इफेक्ट्स एक साथ लग रहे हैं, तब हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? जैसा कि इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस टाइप का आ जाए जिसमें ब्रांच भी चेंज हो रही है, नंबर भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, तो किस टाइप से, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमें अरेंज करना है प्लस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर कि कौन सबसे ज़्यादा प्लस आई इफ़ेक्ट शो करेगा। सो इसके लिए एक रूल है, DBN रूल। ये क्या कहता है कि सबसे पहले आप डिस्टेंस को चेक कीजिए, डिस्टेंस किसकी, ब्रांचिंग की, कि कितने डिस्टेंस पे जाके ब्रांचिंग हो रही है। दूसरा ब्रांचिंग को चेक कीजिए, देन नंबर ऑफ़ कार्बन्स को चेक कीजिए। इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे DNP रूल वाला। जो DNP रूल है वो इधर नहीं लगता। ये जो DNP रूल है वो होता है माइनस आई इफ़ेक्ट के लिए, लेकिन जो DBN है वो प्लस आई इफ़ेक्ट के लिए होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना, हम DBN यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस आई इफ़ेक्ट हम पढ़ रहे हैं। जब हम माइनस आई पढ़ेंगे तब हम DNP रूल पढ़ेंगे। सो इसमें अगर हम चेक बॉक्स बनाएं कि हमें पहले डिस्टेंस चेक करना है, सो D, फिर ब्रांचिंग, फिर नंबर ऑफ़ कार्बन। सो इसमें डिस्टेंस तो सबकी सेम है, तो डिस्टेंस तो सबके लिए बराबर हुई, क्योंकि हर कोई कार्बन इधर इसी कार्बन से अटैच्ड है। लाइक इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे ब्रांचिंग है, इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे ब्रांचिंग है, इन हर जगह पहले ही कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो डिस्टेंस से हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब चेक करते हैं ब्रांचिंग। इसमें कितनी ब्रांचिंग है, 0, एक भी ब्रांचिंग नहीं। इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2 ब्रांचिंग है, 2, इसमें भी 2 ब्रांचिंग है, 2। अब हम नंबर चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं। तो इसमें देखा जाए तो 5 कार्बन्स हैं। इसमें भी 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, और इसमें भी 5 हैं। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, डिस्टेंस हमारे काम की रही नहीं, सबका सेम है, तो हम चढ़ते हैं ब्रांचिंग पे। जो सबसे पहले ब्रांचिंग देखनी है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो यानी या तो पहले E का ज़्यादा आएगा या F का। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो गए हम, तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर। तो नंबर जिसका ज़्यादा उसका प्लस आई ज़्यादा, तो ब्रांचिंग
और नंबर दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं एफ़ को। सबसे पहले आएगा एफ़, जिसका प्लस आई सबसे ज़्यादा किसका होगा, एफ़ का। देन एफ़ का हो गया तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है, दूसरा तो ई का ही होना है क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इसी में। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ब्रांचिंग। इसमें बी वाले में ब्रांचिंग 1 है और डी वाले में भी 1 है, तो कोई इनमें से एक आएगा, लेकिन नंबर चूँकि बी का ज़्यादा है तो सबसे पहले बी आएगा, देन ये डी आएगा, फिर लास्ट में बचे जिसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है तो सिंपली जिसको नंबर के बेसिस पे जज कर लो कि ये 5 है तो ए आएगा पहले, फिर कौन सा ये सी आएगा। तो इस तरह से आपने पूरे प्लस आई का ऑर्डर आपने कर दिया सेट। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। इसमें क्या है, अगर हम DBN रूल लगाएं तो डिस्टेंस, तो इसमें जो डिस्टेंस है वो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर ब्रांचिंग है, इसमें दूसरे नंबर पे ये पहले नंबर पे ये, इसमें दूसरे और तीसरे पे है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले बी आएगा क्योंकि सबसे पहले हमें क्या डिस्टेंस चेक करना है, डिस्टेंस किसका, ब्रांचिंग का। तो सबसे पहले बी हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा, देन ए हो जाएगा। डिस्टेंस से ही हो गया ये क्वेश्चन, ब्रांचिंग और नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया कि भाई जो प्लस आई इफेक्ट है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि डोनेटिंग पावर थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, कि जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है इसका मतलब वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ज़्यादा डोनेट कर सकता है। डोनेटिंग पावर थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, तो अगर आपको बोलूँ कि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या वो ठीक से डोनेट कर पाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही खींचना होता है, तो वो कैसे ठीक से डोनेट कर देगा? इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। करेक्ट। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, CH2 माइनस, NH माइनस और O माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो क्या ये डोनेट करना नहीं चाहेगा। NH नेगेटिव की थोड़ी उससे कम है और कार्बन की सबसे कम है, तो सबसे कम है तो ये आसानी से डोनेट कर देगा। तो प्लस आई का ऑर्डर याद रखना, प्लस आई का ऑर्डर ये है। करेक्ट। डोनेशन पावर। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि O माइनस और S माइनस। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ये डोनेशन नहीं करना चाहिए, सल्फर नेगेटिव डोनेशन आसानी से कर देगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू हम बोल सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट। अब सारा कंपैरिजन करते हैं मिथाइल और हाइड्रोजन का। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, मिथाइल का या हाइड्रोजन का, तो प्लस आई इफेक्ट CH3 का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, विच इज़ ट्रू। करेक्ट है ये बात। अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो अगर आपको नहीं भी पता हो, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मिथाइल की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग टू दिस थिंग कि अभी आपने बोला भाई कि प्लस आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही लोचा चल रहा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.4 समथिंग होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.2 होती है। तो इसका आंसर थोड़ा और डिटेल में छुपा हुआ है कि हम बोलते हैं मिथाइल, जैसे कि ये जो मिथाइल जो कि डोनेट कर रहा है वो क्या है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें क्या है परसेंटेज s करेक्टर भी है और परसेंटेज p करेक्टर भी है। लेकिन जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है प्लस आई इफेक्ट का अगर हम देखें, अगर हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट जो लगा रहा है वो s ऑर्बिटल है, विच इज़ प्योरली परसेंटेज s करेक्टर, जिसमें हम 100% s करेक्टर ही है, कोई p करेक्टर है ही नहीं। तो अब जिसमें p करेक्टर होता है उसकी एक ख़ास बात होती है कि वो आसानी से पोलराइज हो सकता है, सो इट कैन पोलराइज इजीली। और जो आसानी से पोलराइज हो सकते हैं वो कैन डोनेट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स इजीली।
जिसमें पी करेक्टर होता है वो आसानी से डोनेट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, दोनों ही बात है, डिपेंड करता है किस चीज़ में कंपेयर कर रहे हो। सो इस वजह से इट कैन इस इधर ये डोनेट करेगा, सो इट कैन डोनेट ईजिली, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा है, पी ऑर्बिटल्स में पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। एस ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। एस ऑर्बिटल में क्या है कि आसानी से पोलराइज नहीं हो सकती, तो अगर आसानी से पोलराइज नहीं हो सकते तो ये क्या है, आसानी से डोनेट भी नहीं करेंगे, तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट भी इसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज़्यादा होती ही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो फाइनली एक चीज़ जो कि बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है। इससे आपको थोड़ा मैंने राहत दी होगी कि ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सो अब हम देखते हैं कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं तो और क्या क्या चीज़ है। तो जो प्लस आई इफेक्ट है, मेनली मैं प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। यस, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, ये सही बात है। अभी इस वाले एग्जांपल से देखा कि ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो तीसरी बात है, ये एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने अभी आपको जस्ट समझाया किस तरह। अब ये देखते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। बॉन्ड लेंथ को समझाने के लिए मेरे को आपको एक एग्जांपल देके दिखाना होगा, जैसे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। एक ले लिया मैंने कार्बन कार्बन ड्यूटेरियम और एक ले लिया कार्बन कार्बन ट्रिटियम। सो ये क्या है, आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ओके, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, जो CH बॉन्ड लेंथ है, इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। अगर आपको अंदाज़ा हो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो जो CT बॉन्ड लेंथ है यानी कार्बन और ट्रिटियम की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है कार्बन ड्यूटेरियम से, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन हाइड्रोजन की। ये होता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है या प्लस आई या माइनस जो भी इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, करेक्ट। अगर वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो अगर बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी तो ये जो इफ़ेक्ट है वो कम लगेगा बजाय इसके। तो अगर मैं प्लस आई का ऑर्डर सेट करूं तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रिटियम है उसका ज़्यादा होगा देन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। सो ये बताता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही नहीं, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पर भी डिपेंड करता है और बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड करता है। सो यहाँ ख़त्म होता है प्लस आई इफेक्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइनस आई इफेक्ट के कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस होंगे आपके दिमाग में प्लस आई इफेक्ट को लेके या जो भी जनरल बातें होंगी इंडक्टिव इफेक्ट को लेके, वो मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू।